बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, दुआ में याद रखते हैं एक दूसरे को। तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। जैसे कि हम केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और आई एम प्रोफेसर जरताशा आफ्ताब। नेम तो आप सबको अब तक याद हो गया होगा। टॉपिक पढ़ना है, दिस इज लेक्चर नंबर 3 एंड द टॉपिक इज बोरिक एसिड एंड एल्यूमिनियम। छोटे छोटे दो टॉपिक हैं, इनको हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट हैं। दोनों के रिएक्शंस देखेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, यूजेस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बोरिक एसिड क्या होता है। बोरिक एसिड 4 टाइप्स के होते हैं जो हमारे पास सिलेबस में हैं। सबसे पहला है हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, सेकंड वन इज मेटाबोरिक एसिड HBO2, नेक्स्ट इज टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 एंड फोर्थ वन इज पायरोबोरिक एसिड H6B4O9। ये इंपॉर्टेंट हैं 4 बोरिक एसिड्स। ये विद फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड में आ चुके हैं, तो आपने इनका नेम और फार्मूला लाजमी करना है। अब इन चारों में से अगर हम देखें तो द मेन स्टेबल वन इज ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड स्टेबल क्यों है? क्योंकि अगर आप मेटाबोरिक, टेट्राबोरिक, पायरोबोरिक एसिड को हाइड्रोलाइज कराते हो तो दे विल गिव यू बोरिक एसिड। तो इसमें से जो मेन है आपके पास, जो मोस्ट स्टेबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? बोरिक एसिड, जिसको हम ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं, H3BO3। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्टेबल वन, एमसीक्यूज में आ जाता है। नेक्स्ट लैब प्रिपरेशन है ऑर्थोबोरिक एसिड, या इसको बोरिक एसिड भी समटाइम्स हम बोल सकते हैं। अगर मैं कभी बोरिक एसिड बोल दूं तो आपने कंफ्यूज नहीं आना। अगर मैं बोरिक बोलूंगी तो आई मेंट बाय ऑर्थोबोरिक एसिड। तो लैब में इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? लैब में ये प्रिपेयर किया जाता है, हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हम बोरेक्स का लेते हैं और उसको हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो हमारे पास बोरिक एसिड बनता है और साथ में सोडियम सल्फेट बनता है। अब जब इसको हम कूल करते हैं तो कूलिंग होने पे इनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। हम बोरिक एसिड को इजीली फिर सेपरेट आउट करा सकते हैं। नेक्स्ट इज कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन हमने जैसे पीछे पढ़ा था, हम कमर्शियली जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कैल्शियम बोरेट, जिसको हम कोलोमेनाइट भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कमर्शियली जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो कोलोमेनाइट को हम बॉइलिंग वाटर के साथ ट्रीट करते हैं और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं, तो जिससे वो हमारे पास जो चीज़ बन जाती है, द मेन प्रोडक्ट बन जाती है, दिस इज कैल्शियम सल्फेट CaSO3, और साथ में हमारे पास बोरिक एसिड बन जाता है, जिसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कमर्शियल, क्योंकि ये हमें गुड यील्ड देता है और क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसकी प्रोडक्ट की, तो हम यहाँ पे इसको कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं। यू कैन से दिस इज़ ऑल्सो इंडस्ट्रियल मेथड। आप इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी बोल सकते हो, आप इसको कमर्शियल प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं। लार्ज स्केल पे ये प्रोडक्ट बनाता है। नेक्स्ट देखें हैं जी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये एसिड्स फॉर्म करते हैं। ये लस्ट्रस क्रिस्टल होते हैं, इनका ग्रीसी टच होता है, लाइक जैसे हम साबुन से हाथ धोते हैं तो वो ग्रीसी थोड़ा सा टच देते हैं, सोपी टच इसको बोल सकते हैं। सेकंड क्या है जी, दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन सॉलिड वाटर बट डिजोल्व इन हॉट वाटर। ये गर्म पानी में इजीली डिजोल्व होते हैं एज कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर। वोलाटाइल होते हैं जिस स्टीम में। सोल्यूशन हैज नो इफेक्ट, इनका मिथाइल ऑरेंज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये क्या करते हैं, ब्लू लिटम्स को रेड में कर देते हैं क्योंकि ये एसिडिक नेचर के होते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो दिस इज बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। इसको हम इजीली टाइट्रेट नहीं कर सकते। ये क्यों टाइट्रेट नहीं होता? क्योंकि ये बहुत वीक होता है। इन केस अगर आप ग्लिसरॉल यूज करते हो तो ग्लिसरॉल क्या करता है, जब बोरिक एसिड के साथ मिलता है तो ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। जब ग्लिसरॉल मौजूद होगा तो हम ग्लिसरॉल की मौजूदगी में बोरिक एसिड को टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं और उसमें इंडिकेटर हम क्या लेंगे, फिनोफ्थलीन लेंगे। अब ग्लिसरॉल क्या करता है, जब बोरिक एसिड के साथ मिलता है तो वो साइक्लिक कंपाउंड बना देता है, जिससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है और इसको एज टाइट्रेटेड एजेंट हम इसको टाइट्रेशन में टाइट्रेटेड के लिए यूज कर सकते हैं। और इंडिकेटर हम क्या लेंगे, फिनोफ्थलीन लेंगे। नेक्स्ट ये केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। सबसे पहला है, अभी हमने पढ़ा कि दिस इज अ वीक एसिड। अब देखते हैं कि ये वीक एसिड के तौर पर किस तरह एक्ट करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट, इंस्टेड ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन, ये क्या करता है, ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन को गेन करता है। सो दिस इज, यू कैन से दिस इज हाइड्रोक्साइड एक्सेप्टर। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जो चीज हाइड्रोक्साइड एक्सेप्टर होगी वो हमारे पास क्या होती
जाती है लिविस एसिड होता है। अब आपको रिएक्शन देखें तो आपको नजर आ रहा होगा BOH ट्वाइस, ये बोरिक एसिड ही है, जस्ट मैंने इसको समराइज करके लिख दिया है। जैसे H3BO3 होता है तो मैंने B सेपरेट करके OH के साथ 3 लगा दिया है, तो दिस इज बोरिक एसिड। जब इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं तो ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बनाता है, दिस इज टेट्राबोरेट आ गया है बीच में, यानी कि इसमें OH हाइड्रोक्सल गेन कर लिया है। पहले इसके पास 3 हाइड्रोक्सल थे, एक इसने वाटर में से क्या किया है, हाइड्रोक्सल ग्रुप गेन कर लिया है, तो यू कैन से दिस इज लिविस एसिड, और साथ में हाइड्रोनियम आयन बना दिया है। अब इसकी अगर आप K वैल्यू देखो, आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू देखो, दिस इज वेरी स्मॉल, 6 × 10⁻⁻10, तो इतनी स्मॉल वैल्यू होने का मतलब है कि दिस एसिड मस्ट बी वीक वन। जी नेक्स्ट इसके पास जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो हैं हीट का एक्शन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप हीट का क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं बोरिक एसिड और इसको हम अबाउट 100 डिग्री पे हीटअप करते हैं तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बना देता है वो होता है मेटाबोरेट, दैट इज मेटाबोरिक एसिड एंड HbO2। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये फॉर एग्जांपल पहले हमने मेटाबोरिक एसिड जब बना है तो टेम्परेचर क्या था 100, अगर हम टेम्परेचर अबव 100 कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 140 या 160 कर देते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगी वो क्या बनेगी, टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर एक्सट्रीम रेड हॉट कंडीशन पे ले जाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बन जाता है बोरिक अनहाइड्राइड लाइक B2O3, तो ये दिस इज बोरिक अनहाइड्राइड। दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोरिक एसिड, या गिव द रिएक्शंस ऑफ बोरिक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर, ये बोर्ड में भी आया हुआ है। जी अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप रिएक्शन देखो तो जब बोरिक एसिड रिएक्शन कराता है तो हम क्या बनता है, बोरेक्स बनता है। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स। आप बोरेक्स की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन यूज कर सकते हो कि हाउ यू विल प्रिपेयर बोरेक्स। तो बोरिक एसिड को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ डालते हैं तो बोरेक्स बनता है विद वाटर। इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं तो अगेन बोरेक्स बनता है, ये हमने प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स में पढ़ा हुआ है। तो ये दोनों रिएक्शन हम प्रिपरेशन ऑफ बोरेक्स में यूज कर सकते हैं, जो लेक्चर 2 था हमारा। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद अल्कोहल। अल्कोहल हम कौन सा ले रहे हैं, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब इथाइल अल्कोहल के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है, जैसे ही ये हम बोरिक एसिड को इथाइल अल्कोहल में डालते हैं तो इथाइल अल्कोहल में से OH ग्रुप वहाँ से रिलीज हो जाता है और बोरिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना लेता है, और वहाँ से जो बोरेट आयन है वो आकर इथाइल ग्रुप के साथ मिल जाता है और हमारे पास एक नई प्रोडक्ट बन जाती है जिसको हम इथाइल बोरेट बोलते हैं। और इसकी जो कलर होता है वो ग्रीन कलर देता है, ये इसका सिग्निफिकेंस है। जी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जी अब हम देखते हैं कि बोरिक एसिड कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहला यूज़ देखें तो बोरिक एसिड इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एज एन एंटीसेप्टिक, ऑइंटमेंट में यूज़ होता है, जो मरहम हम लगाते हैं। उसके अलावा जो आई वॉश के लिए, आंखें वॉश करने के लिए जो हमें ड्रॉपर्स मिलते हैं, सोल्यूशन मिलते हैं, उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट जी फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ होता है। उसके अलावा ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और हम इसको ग्लेज्ड और इनेमल्स फॉर पोइट्री, जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उनको ग्लेज शाइनिंग देने के लिए या उनके ऊपर एक कोटिंग करने के लिए, इनेमल लेयर बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये फ्यूजिबल होता है और इसका एक्सपेंशन ज़्यादा होती है। एक्सपेंशन ज़्यादा होने की वजह से ये पोट्री के ऊपर पूरी तरह स्प्रेड हो जाता है और उसको वो प्रोटेक्ट करता है। अगर हम सिलिकेट ग्लेजेस की बात करें तो वो इतने एक्सपेंशन उसका नहीं होता, कोफिशिएंट और एक्सपेंशन नहीं होता, तो जिसकी वजह से हम बोरेट ग्लेज जब यूज़ करते हैं तो वो एक्सपेंड ज़्यादा होते हैं और वो इनेमल लेयर अच्छी बना देते हैं। पोट्री पे फॉर ग्लेजिंग यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज इन कैंडल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जो उसकी विक्स होती है उसको विक को स्टिफ करने के लिए ये कैंडल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज़ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सबसे पहले हम देखते हैं इसके कंडीशंस के नॉर्मल कंडीशन में, अगर हम इसको कोई भी चीज़ हीट अप नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे और इसको हमने नॉर्मली रखा हुआ है इन्वायरमेंट में, तो ये एक्सपोज हो जाता है, ये मॉइस्ट एयर के साथ भी रिएक्शन दे देता है।
अब ये एयर के साथ जब मिलता है तो ये ऑक्सीजन एयर से लेकर क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो को हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं तो वो चीज़ फर्दर रिएक्शंस नहीं देती, यानी कि उस पर क्रोजन नहीं होती, वो फर्दर एयर के साथ रिएक्शन नहीं देगा, वो फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है, दिस विल एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर। एल्यूमिनियम इज़ वेरी रिएक्टिव, ये इतना रिएक्टिव होता है, ये फ़ौरन से एयर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। एल्यूमिनियम की जो शीट्स होती हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बन जाता है इतना रिएक्टिव है कि ये एयर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। तो जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है तो ये क्या होता है, क्रोजन फ्री होता है। ये जब लेयर इसकी हो जाती है तो ये जंग नहीं लगने देता, रस्टिंग से बचाता है। इसके अलावा इसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इसकी थिक लेयर बना के इसको यूज़ किया जा सकता है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करता है। अब एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है, ये हमने चैप्टर फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि एनोडाइजिंग क्या होती है। दिस इज अ थिक लेयर। ये थिक लेयर होती है किसकी, जब एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपस में मिलते हैं तो एक गाढ़ी सी लेयर, मोटी सी लेयर बन जाती है, उसको हम एनोडाइजिंग बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एयर। अब एयर के साथ अगर हम रिएक्शन देखें, इसके टेम्परेचर की बेस पे अगर हम इसको 800 डिग्री पे रिएक्ट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड्स बन जाते हैं। दीज रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, इसमें से लाइट इमिट होती है और हीट भी इमिट होती है। अब फ्लैश फोटोग्राफी में ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि लाइट इमिट होती है इसलिए ये फ्लैश फोटोग्राफी में भी ये इसकी प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। रिएक्शन देखिएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना रहा है। जी, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करेगा, जब हम एल्यूमिनियम को हीट करेंगे हेलोजेंस के साथ, एलोजेंस ले लें, सल्फर ले लें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या कार्बन, तो क्या करता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, इसमें हीट इवॉल्व होती है। अब एल्यूमिनियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब अगर इसको फर्दर हीट करते हैं हम, सल्फर या एल्यूमिनियम को फॉस्फोरस या एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना लेंगे, एल्यूमिनियम सल्फाइड बना लेंगे, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड रिस्पेक्टिवली बना लेते हैं। पहला रिएक्शन देखें जी, एल्यूमिनियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है तो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन रहा है। एल्यूमिनियम का सल्फर के साथ रिएक्शन देखें तो एल्यूमिनियम सल्फाइड बन रहा है। सल्फर और ऑक्सीजन सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो जैसे ऑक्सीजन की प्रोडक्ट बनती है वैसे सल्फर की बनेगी, Al2O3 बनता है, तो सल्फर भी सेम बनाएगा Al2S3। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें जी, फोस्फोरस, तो फोस्फोरस लाइक नाइट्रोजन के तौर पर रिएक्ट करेगा, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना था Aln, तो इसी तरह फोस्फोरस का रिएक्शन करके Alp बन जाएगा, एल्यूमिनियम फोस्फाइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड। अब एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये क्या बना देता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जैसे ही एल्यूमिनियम AlCl3 की लेयर बनती है, जब ये HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, यहाँ पे एक थिन लेयर बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो लेयर बनती है तो नेक्स्ट फर्दर रिएक्शन नहीं होता और वो रिएक्शन को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। जी, ये रिएक्शन देखें Al के साथ, और नेक्स्ट हम देखें कि जब ये थिन लेयर बनती है तो रिएक्शन क्या हो गया है, स्टॉप हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अनदर एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्शन नहीं देता, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा तो रिएक्शन करेगा। अगर तो डाइल्यूट फॉर्म में हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करें तो नो रिएक्शन। अब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कंसनट्रेटेड के साथ होगा तो ये बना देगा एल्यूमिनियम सल्फेट बना देगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी और वाटर इवॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है इसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक के साथ ये रिएक्शन नहीं देता, ये पैसिव होता है, हम इसको बोल सकते हैं इट हैज़ पैसिव नेचर। पैसिव का मतलब क्या है कि ये स्टार्ट में रिएक्शन देगा और एक लेयर बना देगा, लेयर बनने से क्या होगा कि नेक्स्ट फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। एक चीज़ होती है इनर्ट, इनर्ट का मतलब है नो रिएक्शन एट एनी कंडीशन। पैसिव का हम क्या कहते हैं कि पैसिव मीन कि वो स्टार्ट पे रिएक्शन देता है, जैसे ही उसकी एक लेयर बन जाती है उसके बाद वो रिएक्शन क्या करता है, स्टॉप कर देता है। तो कंसनट्रेटेड पे हो तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसकी वजह से हम इसको ट्रांसपोर्टेड में यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम के हम कंटेनर्स यूज़ करते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड और एल्यूमिनियम का रिएक्शन नहीं होता। पैसिव नेचर रेंडर द एल्यूमिनियम पैसिव।
नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेस। हमें पता है एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। अब अगर हम कोई बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास पोटेशियम या सोडियम एल्यूमिनेट्स बन जाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जी रिएक्शन देखिएगा, एल्यूमिनियम को हम बेस के साथ मिला रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सिमिलरली अगर हम बेस चेंज कर देते हैं यानी कि मेटल चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास पोटेशियम अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास रेस्पेक्टिव एल्यूमिनेट बन जाएगा। वो क्या होगा, पोटेशियम के एल्यूमिनेट और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। यूजेस देख लेते हैं, यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आ चुके हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम। जी एल्यूमिनियम जी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये लाइट होता है, जिसकी लाइट 3 गुना लाइट है आयरन से, लेकिन इसके यूज़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये टेंसाइल नेचर रखता है। ये ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में, एयरक्राफ्ट की, शिप्स की और कार्स में यूज़ किया जाता है ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सेकंड है जी, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को कंडक्ट करता है। ये कंडक्टर होता है क्योंकि मेटल है, मेटल में एबिलिटी होती है कंडक्शन की, तो ये कंडक्टर है जी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसके अलावा ये ऑयल और केमिकल्स की इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। हम हैवी मेटल केबल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाते हैं, एलुमिनियम की वायर्स बनाते हैं। और ये रिफ्लेक्टर होता है, रेडिएंट एनर्जी में यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग में एज ए इंसुलेटर यूज़ किया जाता है, इसकी फॉइल यूज़ की जाती है रडार को जाम करने के लिए। नेक्स्ट ये नॉन मैग्नेटिक होता है। नॉन मैग्नेटिक मीन इस पर मैग्नेटिक रेस का कोई असर नहीं होता, तो इसको हम इजीली नेविगेशनल इक्विपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। नेविगेशनल में हम नॉन मैग्नेटिक इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर इसको चेक किया जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे किसी चीज़ के लिए उसकी जासूसी की जा रही है, उसके लिए हम इसको लगाया हुआ है, क्योंकि ये मैग्नेटिक पे कोई भी सिग्नल को फॉलो नहीं करता, नॉन मैग्नेटिक होता है, तो हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं फॉर द नेविगेशनल पर्पसेस। नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन टॉक्सिक होने की वजह से हम इसके खाने के बर्तन बना सकते हैं। उसके अलावा हम जैसे अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, टीन पैक जिसको बोलते हैं, तो उसमें वो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का टीन पैक बना होता है, पैकेजिंग में एल्यूमिनियम लगाते हैं क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। एल्यूमिनियम के यूजेस देखते हैं, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि ये मेटल है और जितने भी मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। केमिकल और स्टील इंडस्ट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। ये रेडिली अलॉयज बना देता है जब डिफरेंट मेटल के साथ रिएक्शन करता है, लाइक कॉपर, मैग्नीशियम, निकल और जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो उनके अलॉयज बना देगा। उसके बाद ये कुकिंग यूटेंसिल यानी कि खाने के बर्तनों में, विंडो फ्रेम्स में या किचन में जो फॉइल यूज़ की जाती है बेकिंग पर्पसेस के लिए, उसमें यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जी पेट्रोल, मिल्क स्टोरेज टैंक्स, जो टैंकर्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें भी हम इसको एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं क्योंकि ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है और सन रेज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। सो गाइस दीज आर एल्यूमिनियम। जी गाइस थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखी जाए और इसको सब्सक्रिप्शन मिले। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।